प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने वर्ग 8 का सामाजिक विज्ञान के तीनों पुस्तकों का प्रश्नोत्तर देखा और मॉडल प्रश्न पत्र भी आपने देखा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ वर्ग 8 का ही विषय सामाजिक विज्ञान का पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3 का पहला पाठ संविधान। बच्चों, संविधान के बारे में आप लोगों ने वर्ग 6 में पढ़ा है। वर्ग 6 में आप लोगों से पूछा गया था बच्चों कि आप जो खेल खेलते हैं क्या उसके कुछ नियम होते हैं। तो चलिए बताइए, तो आप लोग कौन कौन सा खेल खेलते हैं। हाँ, फुटबॉल, ठीक है, कबड्डी, पिट्टू, जिसे हम लोग यहाँ पीटू कहते हैं, तो 7 चपटे पत्थरों को एक दूसरे पर रख के गेंद से मारना पीटू कहलाता है। छुपा छुपाई खेलते हैं बच्चों। एक बच्चा आंख बंद कर 100 तक गिनता है, बाकी उसके साथी छुप जाते हैं, फिर वो उन्हें ढूंढता है, जिसे वह सबसे पहले ढूंढता है, फिर यह प्रक्रिया वह दोहराता है। ये भी एक खेल है। हाँ, अगला रस्सी कूद। रस्सी कूद में जो सबसे अधिक कूदता है वो विजेता होता है। और लूडो खेलते हैं। हाँ, लूडो में सांप सीढ़ी भी खेलते हैं। तो क्या बच्चों इन खेलों का कोई नियम होता है? जैसे सांप सीढ़ी कैसे खेलते हैं? सांप सीढ़ी शुरुआत कैसे करते हैं? हाँ, इसे हम एक या उससे अधिक साथियों के साथ खेल सकते हैं। सबसे पहले गोटी में 6 जिसका आता है उसे फिर से गोटी चलने की मौका दी जाती है, और अब की बार जितना आता है वो उतना बढ़ते क्रम में चलता है। सीढ़ी मिल जाने पर वो सीढ़ी के अंतिम छोर तक चला जाता है, और वहीं अगर सांप का फन मिल गया तो वो नीचे गिरकर सांप की पूंछ पर आ जाता है। और इस तरह चढ़ते उतरते वो जब अंतिम 100 की संख्या पर पहुंच जाता है तो वो विजेता हो जाता है। तो बच्चों इस खेल में हम 6 आने पर शुरू करते हैं, फिर बढ़ते क्रम में चलते हैं, सीढ़ी आने पर चढ़ते हैं, और सांप के काटने पर उसकी पूंछ पे आ जाते हैं। ये सब क्या है? हाँ, नियम है। नियम कहते हैं, खेल का नियम है। अगर हम नियम को ना माने तो सीढ़ी पर तो चढ़ जाएं, लेकिन सांप काटे तो ना उतरे। 1 से शुरू ना करें, सीधे 50 से शुरू करें, तो क्या ये खेल पूरा होगा? मजा आएगा इस खेल में? नहीं ना। तो खेल के लिए नियम जरूरी है। उसी प्रकार फुटबॉल भी एक खेल है। फुटबॉल, पैरों का बॉल, पैर से ही मारना है उसको। सिर्फ गोलकीपर ही बॉल को हाथ से पकड़ सकता है, और कोई भी खिलाड़ी उसे हाथ से नहीं पकड़ सकता। अगर मान ली इस नियम को ना माने और एक दल वो हाथ से पकड़ के बॉल को गोल कर दे, तो क्या ये गोल माना जाएगा? नहीं ना। तो खेल में के अपने नियम होते हैं, और नियम में रहकर खेलने से ही खेल पूरा होता है। नियम वो हर खिलाड़ी को मानना पड़ता है। अगर एक खिलाड़ी नियम को माने दूसरा ना माने तो खेल पूरा नहीं होता है। बच्चों, इसी तरह के नियम हर जगह है। इसी प्रकार का नियम आपका परिवार में भी कुछ नियम होगा जिसे परिवार का हर सदस्य मानते होंगे। समाज का भी कुछ नियम होता है जिसे समाज में रहने वाले सभी लोग मानते हैं। बच्चों, आपने देखा स्कूल का भी कुछ नियम है जिसे आप सभी छात्र, हम शिक्षक और अभिभावकों को मानना पड़ता है। आपको और हमको विद्यालय समय पर आना पड़ता है। अगर 8 बजे की समय है आने के, तो हम लोग 8 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाते हैं। विद्यालय आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। साफ सफाई पर ध्यान देने के बाद प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं। प्रार्थना सभा भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसके बाद हम वर्ग कक्ष में पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वर्ग में बताए गए विषयों पर ध्यान देते हैं,
पढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन के समय शांतिपूर्वक पंक्ति में बैठकर मध्याह्न भोजन करते हैं और फिर छुट्टी होने पर सुरक्षित घर चले जाते हैं। ये बच्चों नियम है और इस नियम का हम लोग पालन करते हैं, तभी हम अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। अगर हम नियमों को ना माने, समय पर ना आए, 8 बजे आना था 10 बजे आ रहे हैं, साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, गंदे में रह रहे हैं, प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, मध्याह्न भोजन गंदे में बैठकर कहीं भी कर रहे हैं, और स्कूल के जो नियम हैं, स्कूल के सामान को तोड़ रहे हैं, बगीचे में फूल पत्तियां तोड़ दे रहे हैं, छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा स्कूल ढंग से चल पाएगा? क्या आप बढ़िया से पढ़ पाएंगे? जब आप समय पर नहीं आएंगे तो आपकी बहुत सी पढ़ाई छूट जाएगी। आप प्रार्थना सभा में शामिल नहीं होंगे तो बहुत सी अच्छी बात आप जान नहीं पाएंगे। मध्याह्न भोजन आप ढंग से बैठकर नहीं करेंगे तो आप हो सकता है आप बीमार हो जाएं। स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है बीमार हो जाएं। तो स्कूल के भी कुछ नियम होते हैं। बच्चों, हम देख रहे हैं कि हर जगह नियम है। खेल में नियम है, परिवार में नियम है, समाज में नियम है, विद्यालय में नियम है। तो इसी प्रकार राज्य का भी कुछ नियम होता है और देश का भी कुछ नियम होता है जिसे सभी को मानना पड़ता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, नियम हमें बताते हैं कि किसी विशेष स्थान और स्थिति में आपको क्या करने की अनुमति है और क्या करने पर रोक है। सभी स्थान पर हम मनमानी नहीं कर सकते। जैसे विद्यालय में ही आप पढ़ने आते हैं तो विशेष ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, खेल पर होना चाहिए, मनोरंजन पर होना चाहिए। और आप ये सब बात छोड़कर आप कहीं छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका इस पर रोक है। जिससे आपका हानि हो उस पर आप रोक है, जिससे आपका लाभ हो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो और एक बार सुन लीजिए, नियम बताते हैं कि किसी विशेष स्थान और स्थिति में आपको क्या करने की अनुमति है, अंग्रेजी में कहते हैं परमिशन है, और क्या करने पर रोक है। तो बच्चों, ये नियम और कानून की बात हम कर रहे हैं। तो आइए देखें ये नियम और कानून क्या है। बच्चों, संविधान इस पाठ का नाम है और संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। अब देखिए, नियमों और कानूनों का संग्रह है। नियम और कानून दो शब्द आ रहा है। बच्चों, हम समझ लें कि नियम क्या है और कानून क्या है। आप सभी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और निःशुल्क शिक्षा आपको दी जा रही है। आपको किसी प्रकार का भी खर्च यानी कि रुपया खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो बच्चों, ये बात कहाँ से आई है? संविधान के अनुच्छेद 45 में, ये संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 45 में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब इस कानून में समय समय पर संशोधन हुआ। 86वें संशोधन द्वारा 21 का में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। हम आगे पढ़ेंगे कि मूल अधिकार क्या है। और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2019 कहा जाता है। तो संविधान में कह दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बच्चों, आप विद्यालय में नामांकन करवाए और आपको पुस्तकें दी गई, पोशाक दिया गया, जूते दिए गए, और जिनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए उनको छात्रवृत्ति मिली। वर्ग 8 में है, साइकिल भी मिलेगी। तो यह सब निःशुल्क मिला आपको, यानी कि इसमें आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा। तो ये किसके आदेश पर हुआ? संविधान के आदेश। तो ये कानून है। अब नियम क्या है? नियम है
कि निजी स्कूलों को 6 से 14 साल तक के 25% गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाने होंगे। ये नियम है। इन बच्चों से फीस वसूलने पर 10 गुना जुर्माना होगा। शर्त नहीं मानने पर मान्यता रद्द हो सकती है। मान्यता निरस्त होने पर स्कूल चलाया तो 1 लाख और इसके बाद रोजाना 10,000 जुर्माना लगाया जाएगा। विशेष बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रख दी गई है। ये जो बता रहे हैं बच्चों, बता रहे हैं कि ये नियम है। पहला तो कानून था कि 6 से 14 साल तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, और उसमें ये नियम है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस विधेयक में 10 लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई है। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा मुहैया कराने का दायित्व राज्य सरकार पर होने, स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान के दिशा निर्देशों के अनुरूप और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित होने, और एडमिशन प्रक्रिया और लाल फीताशाही कम करना शामिल है। प्रवेश के समय स्कूल फी नहीं लेगा। बच्चों के माता पिता का इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा हूँ कि कानून है कि 6 से 14 वर्ष को पढ़ाना है, और उसमें फिर ये सब नियम है। तो नियम और कानूनों का वह संग्रह है, संग्रह बच्चों। तो ये नियम और कानून कहीं पर संग्रह किया गया। संग्रह मतलब जमा हुआ है, लिखा हुआ है, जगह लिख के जमा किया हुआ है। आपने लाइब्रेरी में कई पुस्तकों को देखा है। एक पुस्तक आपने देखा है कविता संग्रह, उस पुस्तक में सिर्फ कविता ही लिखी हुई है। एक और पुस्तक आपने देखा है कहानी संग्रह, उस पुस्तक में आपने देखा सिर्फ कहानियां लिखी हुई है। तो उसी प्रकार ये जो पुस्तक है वो नियम और कानूनों का संग्रह है। अब इस नियम और कानूनों से क्या होता है, कोई राज्य शासित होता है। बच्चों यहाँ राज्य शब्द लिखा हुआ है। हम नागरिक जीवन में राज्य का मतलब बहुत जगह पर देश समझेंगे। देश को राज्य के रूप में लिखा गया है। तो राज्य या देश शासित होता है। अब ये शब्द है शासित होना, शासन। बच्चों शासन जो है वो यहाँ की जनता की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए। जिस प्रकार विद्यालय में आपकी भलाई के लिए आपको शासित किया जाता है, आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपका संपूर्ण विकास के लिए। आप अच्छे काम करते हैं तो आपको नहीं रोका जाता है। आप अगर अपने हानि वाले काम करते हैं, जैसे छत पे चढ़ते हैं कोई, या पेड़ पर चढ़ते हैं, या कोई तोड़ फोड़ करते हैं, तब उन्हें यहाँ पर रोका जाता है। तो अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करना और गलत काम के लिए रोकना ही शासन कहलाता है। तो ये संविधान भी देशवासियों को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करता है, उन्हें विकास का मौका देता है। और अगर कोई वैसा काम करते हैं जिससे किसी दूसरे को हानि होता है या देश को हानि होता है, तो शासन उसे रोकने का भी काम करता है। आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। बच्चों ये हो गई संविधान की बात। अब हमारे संविधान की विशेषता क्या है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। सबसे बड़ा मतलब किसी भी देश में लिखे गए संविधान से ये ज्यादा लिखा हुआ है, और लिखित संविधान है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अलिखित संविधान भी है। आपने वर्ग 6 में पढ़ा है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, मतलब पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ है, और हमारा संविधान पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। बच्चों अगला है कि यह भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलन और राष्ट्रीय चिंतन से बना है। राष्ट्रवादी नेता कौन है? राष्ट्रवादी नेता हमारे वो नेता थे जो विदेशियों से देश को आजाद करने के लिए संघर्ष करते रहे और देशवासियों के उन्नति के विकास की बात सोचते रहे, जिन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो ये राष्ट्रवादी नेताओं ने कई वर्षों तक विदेशियों से संघर्ष किए, आंदोलन किए और पूरे देश के चिंतन को समझते हुए ये संविधान का निर्माण किए हैं। बच्चों आप कई बार सुन चुके हैं कि अंग्रेजों के कानून से यहाँ के लोग त्रस्त थे, परेशान थे। उनका कानून यहाँ के लोगों को विकास करने नहीं देता था।
तो इन राष्ट्रवादी नेताओं के दिमाग में आया कि यहाँ पर लोकतंत्र लागू किया जाए। तो शब्द आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोक का मतलब आदमी और तंत्र का मतलब शासन। ऐसा शासन जिसमें लोग शामिल हो, लोगों के सोच से शासन चले। तो और तब इसी विचार को लेकर यहाँ लोकतंत्र लागू किया गया, जिसमें सभी आम नागरिक शामिल हो सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित समाज के निर्माण की आशा की जाती है, जिससे हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिल सके। तो भेदभाव कहाँ होता है? धर्म के नाम पर भेदभाव हो सकता था, जाति के नाम पर भेदभाव हो सकता था, लिंग मतलब स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के नाम पर भेदभाव हो सकता था। तो इस पर भेदभाव ना हो और हर नागरिक को, चाहे वो एक गरीब हो या अमीर हो, सभी को बराबर का अधिकार मिल सके। तो इन्हीं सब विचारों को लेकर संविधान का निर्माण किया गया। बच्चों, वर्ग 8 में, संविधान पाठ में विशेष रूप से हम पढ़ेंगे इसके आयामों के बारे में, भारतीय संविधान के आयाम के बारे में। तो यहाँ नया शब्द आ रहा, आयाम। तो आयाम का मतलब है कि इसमें ऐसी कौन सी बातें लिखी गई है जो हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। भारतीय संविधान के कई आयाम हैं और आपके पुस्तकों में जितनी आयाम दी हुई है, यहाँ पर मैंने इसे लिखा है। तो ये आयाम देश को शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए, सबसे पहला है संघवाद। संघवाद को फेडरलिज्म कहते हैं। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तीसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। चौथा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। पांचवा है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। छठा है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। और सातवां है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो बच्चों, आगे की वीडियो में हम इसके बारे में संक्षिप्त में समझेंगे और फिर आगे के अध्यायों में अलग अलग इन आयामों पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इन्हीं जानकारियों के साथ ये वीडियो है समाप्त होता है। आगे वीडियो में हम संघवाद, संसदीय शासन पद्धति के बारे में जानेंगे।